इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सार्क के बारे में। सार्क का ये लोगो है, देखते हैं कि सार्क क्या है। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगर बात की जाए साउथ एशियन एसोसिएशन की, तो इसका मतलब है कि दुनिया में जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, एशिया के जो साउथ की तरफ कंट्रीज़ हैं, उनकी एसोसिएशन। अगर बात की जाए रीजनल कॉरपोरेशन की, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हुए कुछ ममालिक आपस में मिलकर कोई कॉरपोरेशन बनाए तो उसे रीजनल कॉरपोरेशन कहते हैं। मसलन अरब लीग, यूरोपीय यूनियन, ये रीजनल कॉरपोरेशंस हैं। इसी तरह सार्क भी एक रीजनल कॉरपोरेशन है। देयर आर टोटल 8 कंट्रीज़ इन दिस एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन में टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स। ये 8 कंट्रीज़ ने एसोसिएशन बनाई है और उस एसोसिएशन को कहते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब सार्क का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? आइडिया केम इन टू 3 कॉन्फ्रेंसेस। ये जो सार्क का आइडिया था, ये 3 कॉन्फ्रेंसेस के बाद में आया था। 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसके बाद ये सार्क का आइडिया आया था। पहली कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी, जो कि 1947 में हुई थी, 1947 में। दूसरी कॉन्फ्रेंस फिलिपाइन में हुई थी, जो कि 1950 में हुई थी। तीसरी कॉन्फ्रेंस, जिसे पावर कॉन्फ्रेंस कहते हैं, श्रीलंका में हुई थी 1954 में। इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस के बाद आइडिया आया कि सार्क का आइडिया है कि सार्क हमें ये एसोसिएशन बनानी चाहिए। तो ये फाउंड की गई थी 8 दिसंबर 1985 में। याद रहे कि इसकी फाउंडेशन से पहले इसकी ये 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसमें ये सार्क का आइडिया आया था। ऑफिशियल लैंग्वेज सार्क की इंग्लिश है। हेडक्वार्टर सार्क का नेपाल कंट्री के सिटी काठमांडू में है। ये जो अफ़गानिस्तान कंट्री है सार्क के अंदर, इसने 3 अप्रैल 2007 में सार्क को ज्वाइन किया था। पहले 7 कंट्रीज़ होते थे, पहले 7 कंट्रीज़ होते थे। बाद में जब अफ़गानिस्तान में 3 अप्रैल 2007 में सार्क को ज्वाइन किया, तो टोटल 8 कंट्रीज़ हो गए सार्क में। आइडिया गिवन बाय लेट प्रेसिडेंट ज़ियाउल रहमान ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो प्रेसिडेंट था ज़ियाउल रहमान, उसने ये सार्क का आइडिया दिया था। सार्क का मैप देख लेते हैं। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ओके, आपको मैप से समझ आ रही होगी कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और ये इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया। साउथ एशिया में जो लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द साउथ एशिया। साउथ एशिया के जो लोगों का रहन सहन है उसको बेहतर बनाने के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई है कि इसकी लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ साउथ एशिया के लोगों की लाइफ ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सार्क बेसिकली एक्सेलरेट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को एंड कल्चरल डेवलपमेंट को। ये जो कंट्रीज़ 8 कंट्रीज़ आते हैं सार्क के अंदर, ये कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस इन द कॉमन गेस्ट फॉर द पीस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ आते हैं सार्क के अंदर, इनके दरमियान आपस में अमन रखने के लिए भी ये सार्क एसोसिएशन काम करती रहती है। सार्क की जो समिट्स हैं, पहली समिट बांग्लादेश में हुई थी, सेकंड समिट इंडिया में, 3rd नेपाल में, 4th समिट पाकिस्तान में हुई थी। इसी तरह 5th समिट मालदीव्स में, 6th समिट श्रीलंका में, 7th समिट बांग्लादेश में, 8th इंडिया में, 9th मालदीव्स में, 10th श्रीलंका में। 11th समिट जो सार्क की थी वो नेपाल में हुई। 12th समिट सार्क की पाकिस्तान में थी, और 13th समिट बांग्लादेश में हुई। इसी तरह 18th समिट नेपाल में हुई, और 19th समिट पाकिस्तान में होनी थी 15 to 19 नवंबर 2016 में। लेकिन ये समिट कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो अटैक किया था कश्मीर पर
आफ्टर एन अटैक ऑन द इंडियन आर्मी कैंप इन द कश्मीर, कश्मीर में जब अटैक किया तो ज़ाहिर सी बात है इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस एसोसिएशन के अंदर आते हैं, तो ये सार्क कैंसिल कर दी गई। फिर ये समिट कैंसिल कर दी गई। प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क, सार्क के जो असूल हैं, जिन असूलों पर सार्क काम करती है। कंपाइल विद यूएन चार्टर, इसको कंपाइल करना पड़ता है यूएन चार्टर के मुताबिक सार्क को। सेक फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स थ्रू द पीस एंड द कॉर्पोरेशन। सोवरन इक्वालिटी, इसका मतलब ये है कि दूसरे ममालिक जो हैं इस एसोसिएशन में उनको बराबरी दी जाए। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, इस एसोसिएशन का कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस फॉर द सार्क कंट्रीज़। जितने भी ये 8 कंट्रीज हैं सार्क के, इनको चैलेंजेस किसके हैं? क्रिपिंग डेवलपमेंट, पोवेट्री, एक्सट्रीमिज़म। इसका मतलब ये है कि कई ममालिक में एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा, टेररिज्म, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ में। ये जो सार्क में आते हैं इनको ख़त्म करना चाहिए लाजमी। मुख्तलिफ तनाज़ात हैं इन ममालिक में भी जो इस एसोसिएशन में आते हैं। मसलन पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारे तनाज़ात हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इन कंट्रीज़ में जो पीपल हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इनमें गुर्बत, दहशतगर्दी, एक्सट्रीमिज़म और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज़ में। ये चैलेंजेस को सार्क को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सजेशंस फॉर द सार्क कंट्रीज़, ये जो सार्क में कंट्रीज़ आते हैं इनके लिए सजेशन ये है कि वो अपने पहले कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करें, तब वो ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए बेहतर काम कर सकती है ये सार्क एसोसिएशन। अगर इन कंट्रीज़ के जो आपस में तनाज़ात हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको दूर करें पहले वो आपस में मिलकर। इंक्रीज़ देयर ट्रेड, वो आपस में ट्रेड को बढ़ाएं। मसलन पहले पाकिस्तान इंडिया अगर अपने कन्फ्लिक्ट्स दूर करता है, मतलब कश्मीर का जो मसला है पाकिस्तान इंडिया में, वो कन्फ्लिक्ट दूर करें, इनके दरमियान ट्रेड पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बढ़ जाए तो इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह इस एसोसिएशन के कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हो सकता है। फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी, जो कंट्रीज़ इस एसोसिएशन में आते हैं उनको टेक्नोलॉजी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए ना यूरोप बहुत आगे बढ़ा है क्योंकि टेक्नोलॉजी के बेस पर। अमेरिका बहुत आगे बढ़ा है टेक्नोलॉजी के बेस पर। और ये था सार्क के बारे में। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और ये इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा।